डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि भारतीय कैबिनेट मिशन का मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के अंतर्गत बहुत सारा खासकर 5 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा किए थे, जिसमें मुख्य जो प्रस्ताव है, पहला भारतीय राज्य तथा प्रशासन के संबंध में। भारतीय राज्य तथा प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया था, उसके बारे में हम आप लोगों को भली भांति समझा चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो दूसरा प्रस्ताव है वह यह है कि संविधान सभा गठन के संबंध में प्रस्ताव। तो संविधान सभा गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने किन किन मुद्दों को शामिल किया है जो हमारे भारतीय संविधान बनाने का आधार बना, इस विषयों पर आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। हमको आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया है जो हमारे भारतीय संविधान का आधार बना। तो पहले आप लोग यह लिख लीजिए, मुख्य रूप से जो प्रस्ताव था, पहले प्रस्ताव के बारे में हम बता चुके हैं कि भारतीय यानी पहला जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था, भारतीय राज्य तथा प्रशासन के संबंध में भारतीय राज्य तथा प्रशासन के संबंध में प्रस्ताव। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। दूसरा जो है प्रस्ताव है भारतीय संविधान सभा के गठन करने के भारतीय संविधान सभा का गठन करने के संबंध में प्रस्ताव। भारतीय संविधान सभा का गठन करने के संबंध में प्रस्ताव। तो इसमें जो 5 जो मुख्य बिंदु था, 5 जो मुख्य ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपना मुद्दा शामिल किया था, इससे भारतीय लोगों ने यानी भारतीय राजनेताओं ने सहमत हो गए और वह हमारा भारतीय संविधान का आधार बना। दूसरा जो प्रस्ताव है
भारतीय संविधान सभा के गठन करने के संबंध में प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव में किन किन विषय वस्तु को शामिल किया गया है, किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है, इसको भली भांति आप लोग समझिए। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो मुद्दा है वह यह है कि संविधान सभा यानी संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले जो सदस्य होंगे, यानी संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले जो सदस्य होंगे उसका जो निर्धारण होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचित किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा जो संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो ये जो चुनाव होगा, निर्वाचित होगा, यह जो चुनाव होगा जनता के द्वारा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि देशी रियासत के जो सदस्य हैं, पहले आपको भी पहले के वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि प्रांत अलग है, देशी रियासत भी अलग है। तो देशी रियासत के जो सदस्य हैं वो भी संविधान सभा में शामिल होने के लिए, वो भी संविधान सभा में शामिल होने के लिए उनको भी अनुमति मिली थी। तो उनका जो निर्वाचन हुआ था वह भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्येक देशी रियासत से किया गया था। लेकिन यह टर्निंग पॉइंट यह है, दूसरे वाले जो पॉइंट हम आपको बोले हैं, तो टर्निंग जो वर्ड है, शब्द है, वह यह है कि देशी रियासत के सदस्य भी संविधान में शामिल होंगे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। बट समझौता समिति इसके लिए गठित की गई थी। इसका मुख्य कारण टर्निंग पॉइंट यही है, समझौता समिति, यानी समझौता समिति के माध्यम से देशी रियासतों के जो भी मेंबर चुने जाएंगे 10 लाख की जनसंख्या पर, वह समझौता समिति के माध्यम से पहले समझौता समिति उसको रिकमेंड करेगी, उसके बाद 10 लाख की जनसंख्या पर उनका भी चुनाव किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों से, यानी ब्रिटिश भारत, यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रांत पर, जिस राज्य पर ब्रिटिश पूर्ण रूप से हुकूमत किया था,
उनके अंडर में था डायरेक्ट रूप से। तो उस राज्य या उस प्रांत को या हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं, तब ब्रिटिश भारत से भी संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे और वो भी संविधान सभा के मेंबर होंगे। तो उनका भी जो चुनाव होगा हमारे भारतीय जनता ही करेगी, जो हमारा भारतीय संविधान के सदस्य बनेंगे। ब्रिटिश भारत इसलिए आपको परेशान कर रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ डायरेक्ट नियंत्रण है और किसी राजा या किसी भारतीय के अंडर में, राजा महाराजा के अंडर में यह राज्य या प्रांत नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों की ओर से ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों की ओर से जो गठित समिति के बीच, यानी समझौता समिति के बीच, तो वहाँ समझौता समिति इसलिए लगाए हैं जहाँ हम आपको बोले थे यह टर्निंग पॉइंट है। तो उसमें एक जो था, जो उसमें ब्रिटिश भारत का जिक्र किया गया है, दूसरा जिक्र है देशी रियासत। इस पर मुगल राजाओं की नियंत्रण था। तो और उस पर ब्रिटिश भारत जो थे उस राज्यों पर डायरेक्ट रूप से ब्रिटिशों का नियंत्रण था। तो आप लोग यह मत समझ लीजिएगा कि यह कैसे हुआ, बल्कि यह समझिए कि कुछ जो राज्य था, यानी कुछ जो प्रांत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय मुगल राजाओं के अधीन कर दिए थे और कुछ जो प्रांत था उनके नियंत्रण में था। तो उनके नियंत्रण में जो प्रांत था उसे ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है, और जो मुगल राजाओं के अधीन जो भी प्रांत था उसे देशी रियासत के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के बीच जो समिति की गठन की गई थी उसे समझौता समिति के नाम से हम जानते हैं। और उस समिति के बीच जो पारस्परिक यानी आपसी जो विचार विमर्श होगा, कहने का अर्थ है कि ये तो दोनों एरिया, छत तो भारत का ही है, सब तो भारत का ही एरिया है, लेकिन कुछ कुछ पर उसका नियंत्रण है, कुछ पर मुगलों का नियंत्रण है, मुगल राजाओं का। तो ये दोनों के बीच जो समझौता हुआ, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, इन दोनों की बातचीत से, पारस्परिक आपसी विचार विमर्श से जो डिसीजन लिया गया वह देश के हित में लिया जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में इसको समझिए कि ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों की ओर से जो गठित समिति के बीच पारस्परिक पारस्परिक विचार विमर्श होने के बाद उस प्रांत का देशीकरण किया जाएगा। तो प्रांतों के लिए अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संविधान सभा की पहली बैठक
के बाद जो सदस्य होंगे संविधान सभा का, जो सदस्य होंगे संविधान सभा का, स्वयं को 3 यानी संविधान सभा की पहली बैठक के बाद सदस्य स्वयं को 3 समवर्गों, वर्ग नहीं, 1 भाग 2 भाग नहीं, यानी वर्ग, यानी कहने का अर्थ है 1 वर्ग 2 वर्ग नहीं, इस वर्ग के अंदर भी 1 वर्ग, यानी इसको समवर्ग। समझने के लिए आप लोग समझिए, हो गया वर्ग, और इस राज्य के टुकड़ा यानी इस प्रांत या रियासत के टुकड़ा यानी संवर्ग, एरिया वाइज, उसको एक तरह से समझिए, एरिया वाइज चुनाव, कहाँ पर किस जाति का बहुलता है, वहाँ से किस प्रतिनिधि को खड़ा किया जाएगा जो 10 लाख के जनसंख्या उनको निर्वाचित करेगी, 10 लाख की जनसंख्या उनको निर्वाचन करके संविधान सभा का मेंबर चुनेगी। तो यही इसलिए कहा गया है कि 3 समवर्गों में विभाजित होगी, 3 समवर्गों में विभाजित होगी। ये 3 जो समवर्ग है वो निम्नलिखित होंगे। कहने का मतलब है कि 3 जो समवर्ग है वो निम्नलिखित होंगे। वो कौन कौन है, इस चीज़ को आप लोग जानिए। पहला जो था वो यह था कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि का चुनाव, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि ये संविधान सभा में चुने जाएंगे। जो किधर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम प्रांत वाला प्रतिनिधि नॉर्थ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से, नॉर्थ वेस्ट। दूसरा जो होगा, मुस्लिम बहुमत वाले ही जो प्रतिनिधि होंगे, जो संविधान सभा के मेंबर सदस्य चुने जाएंगे, वह होंगे उत्तर पूर्वी प्रांतों के, यानी मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, ये किधर से आएंगे, तो ये होंगे, ये तो हम आपको बता दिए। एक जो संवर्ग था वह यह था उत्तर पूर्व पश्चिमी क्षेत्र है। दूसरा हो गया पूर्वी और पश्चिमी। दूसरा जो एरिया है, पहला बताए उत्तर और पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि, जो एक एरिया था, क्षेत्र था, संवर्ग था प्रांत का, वहाँ से भी व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य चुनकर आएंगे। दूसरा था वो भी मुस्लिमी एरिया था, उसमें उन एरिया में यानी उन प्रांतों छोटे से एरिया में
भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो वह था उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इस चीज को आप लोग भली बात ही समझ गए। पाला में बताए मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि जो नॉर्थ यानी उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे। दूसरा हो गया मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निर्वाचित किए जाएंगे। और तीसरा जो है वह यह था हिंदू बहुमत वाले, तीसरा जो संवर्ग था हिंदू बहुमत वाले क्षेत्रों से, हिंदू बहुमत वाले क्षेत्रों से यानी प्रांतों से, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधि। तो ये 3 संवर्ग आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। ये 3 संवर्ग कौन कौन है, जहाँ से हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुनकर निर्वाचित कर संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा आप लोग जो समझिए वह यह है कि कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन। दूसरा टॉपिक क्या है इस प्रस्ताव में, तो इसको भी आप लोग समझिए। दूसरा है कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन। तो इसको आप लोग जानिए कि कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन इस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, किस एरिया से कितने सदस्य चुनकर आए जो हमारे भारतीय संविधान सभा का मेंबर बने। तो सबसे पहले आप लोग यह जानने की कोशिश कीजिए कि कैबिनेट मिशन का जो क्रियान्वयन हुआ, तो पिछले जो जितने भी हम आपको पॉइंट्स पर फोकस किए हैं, उन क्षेत्रों से भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए, निर्वाचित होकर आए और संविधान सभा के सदस्य बने। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, और यह
अंतरिम सरकार में तो इसलिए बनाया कि उन्होंने कैबिनेट मिशन में जो भी सदस्य चुने गए थे उसको मुख्य सदस्यों को शामिल किया गया। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में किया गया, जो हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दूसरा जो कंटेंट है, संविधान सभा के सदस्य जो 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक प्रांतों से चुन कर आए, उनकी कुल संख्या हो गई 389। तो उसका निर्धारण यानी कहाँ से कितने सदस्य चुन कर आए, इस चीज़ को आप लोगों को जानना होगा। तो इस विषय वस्तु को आप लोग अगर भली भांति समझे होंगे पिछले वाला, तो आगे भी समझ जाइएगा कि संविधान सभा ने जो कुल सदस्यों की संख्या चुन कर आए 389 चुन कर आए, और 389 किन किन एरिया से कितना सदस्य चुन कर आए। तो संविधान सभा इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अंतरिम सरकार का गठन के बारे में हम आपको समझा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 ईस्वी में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें 14 मंत्रियों को शामिल करके बनाया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल। और अपने कार्यों का वे लोग अपने कार्यों का निर्वहन भी किए थे। दूसरा है संविधान सभा के क्रियान्वयन में दूसरा जो फोकस किया गया है वह यह है संविधान सभा की कुल संख्या, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। तो कितने सदस्य चुन कर गए? 389। ओके, इसको हम लोग यानी जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की जो है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 किन किन क्षेत्रों से चुनकर आए हैं। तो इस विषय वस्तु को हम भली भांति समझते हैं कि ये 389 जो सदस्य हैं संविधान सभा के, जो मेंबर हैं, तो 200 जो है समझिए कि 292, यानी एक तरह से देखा जाए तो 389 ब्रिटिश नियंत्रण, यानी हम आपको बताए थे ब्रिटिश भारत, तो वहीं आपको समझ गए होंगे कि ब्रिटिश नियंत्रण से 292 सदस्य आए।
ब्रिटिश नियंत्रण से कितना है? 292 सदस्य ब्रिटिश नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण से यानी ब्रिटिश नियंत्रण से जो मनोनीत और नामांकित दो तरह के सदस्य चुनकर आए, मनोनीत और नामांकित। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो नामांकित भी किए थे और कुछ ही ऐसा सदस्य जिसे नामांकित भी किया गया था। तो वो कितने टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि से? 292। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि से 292 हो गया और चीफ कमिश्नरी से 4। चीफ कमिश्नरी से कितना है? 4। ये कहाँ से आए? चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य आए और 93 यानी 93 जो सदस्य थे, 93 जो सदस्य थे वह देसी रियासत से, देसी रियासत। इसका बंटवारा यानी संविधान सभा के कुल सदस्यों का बंटवारा आप लोग समझ गए होंगे कि 292 चलिए यहाँ लिख देते हैं 292 जो मेंबर जो संविधान सभा के चुन के आए कहाँ से है? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि यानी ब्रिटिश प्रांत से ही चुन कर आए। जो प्रांत ब्रिटिश के नियंत्रण में था वहाँ से हमारे संविधान सभा के मेंबर चुनकर कितने आए? 292। देसी रियासत यानी देसी रियासत से 93 सदस्य चुनकर आए और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य चुनकर आए। तो 292 और 93 और 4 तो 4 3 7 और 2 9 9 9 18 और 3 ये हो गया 389। आप इसको भली भांति इस कंटेंट को समझ गए होंगे। लेकिन 292 जो प्रतिनिधि की जो बार बार चर्चा हम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश के प्रांत से यानी इसे दूसरे शब्दों में अब ब्रिटिश भारत हम पहले सब यूज किए हैं। तो वहाँ से जो 292 प्रतिनिधि चुन कर आए जो भारतीय संविधान सभा के मेंबर बने, सदस्य बने, उसमें कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो नामांकित भी किए गए थे, यानी किस में? 292 मेंबर्स में। इस विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आसान शब्दों में समझाएंगे और आगे भी समझाने का प्रयास करेंगे। खासकर मेरे वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि यह बहुत जो है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड है
इसका जो निर्धारण किया गया है, इसको जो हम बता रहे हैं, तो सब विषय वस्तु को हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब मैटर को बोर्ड पर लिखना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए जो आपके एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए उपयोगी है, खासकर पीटी के लिए, बीपीएससी, एसआई, सिविल सर्विसेज, उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को, उस सभी बातों को हम बोर्ड पर लिख देंगे। और जिन विषय वस्तु पर हमको चर्चा करना है, जिस पर हम समझाएंगे, डिस्कशन करेंगे आप लोगों से, वह लिखना संभव नहीं है, क्योंकि उसका मैटर बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमारी बेटियों को खासकर सुनिए और कंटेंट जो हम लिखते हैं बोर्ड पर उसको लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू।